नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज के इतिहास की क्लास में हम करने वाले हैं गोलमेज सम्मेलन, सांप्रदायिक निर्णय और पूना पैक्ट से संबंधित प्रश्न जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होंगे। तो ये ऑनलाइनर प्रश्न हैं जो आपकी सभी परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल में आज पहली बार विजिट किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो आइए क्वेश्चन प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित हुए। तो गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन होता है वो होता है लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ। तो पहला गोलमेज सम्मेलन जो होता है इसकी जो डेट फिक्स दी गई है वो है 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 के मध्य होता है। तो आप इसको एग्जैक्ट डेट अगर न याद रहे तो 1930 और 1931 के बीच नवंबर जनवरी का महीना याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब होता है। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन का जो समय है वो है 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 के मध्य। तो सितंबर से दिसंबर के मध्य 1931 में कौन सा सम्मेलन हो रहा है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन, जो कि कहाँ हो रहे हैं, लंदन में। नेक्स्ट आया कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ। तो तीसरे गोलमेज सम्मेलन की जो समय तिथि है वो है 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 के बीच। तो ये नवंबर दिसंबर 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित होता है। तो कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तो कुल 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं जो कि लंदन में आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोलमेज सम्मेलनों का उद्देश्य क्या था। तो गोलमेज सम्मेलनों का जो प्रमुख पर्पज है, प्रमुख उद्देश्य है जो आयोजित करने का, वो है कि भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करना। तो ऐसा किया गया था, गोलमेज सम्मेलन के माध्यम से सभी दलों के नेताओं को वहाँ बुलाया जाता है और भारत में संवैधानिक स्थिति पर क्या है, चर्चा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहले गोलमेज सम्मेलन में कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे। तो जब फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित किया जाता है तो उसमें कुल 89 प्रतिनिधि जो हैं वो शामिल होने के लिए गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या कांग्रेस ने पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो नहीं, पहले गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस के द्वारा बाइकआउट कर दिया जाता है और कांग्रेस जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाती है, कहाँ, भारत में। जबकि फिर जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित होता है तो उसके ठीक पहले कांग्रेस को मनाने के लिए यहाँ के जो वायसराय इरविन थे उन्होंने गांधी के साथ एक समझौता करते हैं जिसे गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसके बाद कांग्रेस क्या है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी हो जाती है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया। तो पहले गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो शामिल ही नहीं हुई थी, लेकिन जब दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भाग लेती है तो उसमें कांग्रेस की तरफ से नेतृत्व करने के लिए भेजे जाते हैं महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के द्वारा दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए जाते हैं। नेक्स्ट है कि गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किसने किया। तो गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किसने करवाया था, तो वो करवाई थी ब्रिटिश सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या गोलमेज सम्मेलन का कोई परिणाम निकला। तो गोलमेज सम्मेलन जो आयोजित किए गए थे वो किए गए थे कि भारत में कोई संवैधानिक जो भी सुधार होंगे उन पर चर्चा करना है, लेकिन कोई भी गोलमेज सम्मेलन का जो परिणाम है ये नहीं निकला और ये असफल रहा, इसमें कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हो पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में सांप्रदायिक समस्या पर किससे विवाद हुआ। तो जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाता है लंदन में, उसमें क्या है कि जो वहाँ के प्रधानमंत्री होते हैं रैमजे मैकडोनाल्ड, उनके द्वारा दलितों के लिए अलग से कम्युनल अवार्ड की घोषणा की जाती है, जिसको लेकर गांधी और अंबेडकर के मध्य विवाद उत्पन्न हो जाता है और इसी को सांप्रदायिक समस्या के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि दूसरे गोलमेज सम्मेलनों के दौरान मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व किसने किया। तो जब गोलमेज सम्मेलन 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए उसमें तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। और मोहम्मद अली जिन्ना ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था और अंबेडकर जो थे वो भी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, उन्होंने दलितों का प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट है कि क्या तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया। तो इसका आंसर होगा कि नहीं, कांग्रेस ने सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, पहले और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से भाग नहीं लिया गया।
नेक्स्ट आ जाता है कि गोलमेज सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था। तो गोलमेज सम्मेलन जिस विषय पर केंद्रित था वो था भारत में संवैधानिक व्यवस्था के लिए। भारत में संवैधानिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, इसी पर चर्चा के लिए क्या है, गोलमेज सम्मेलन आयोजित होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि पहले गोलमेज सम्मेलन में मुख्य रूप से किन समूहों ने भाग लिया। तो जब पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाता है तो उसमें मुख्य रूप से रियासतों के जो प्रतिनिधि होते हैं वो भाग लेते हैं। मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि मोहम्मद अली जिन्ना भाग लेते हैं, और जो दलितों की ओर से अम्बेडकर प्रतिनिधित्व करते हैं वो मुख्य रूप से समूह में भाग लेते हैं। तो ये गोलमेज से संबंधित प्रश्न हो जाते हैं। अब कुछ प्रश्न जो है सांप्रदायिक, जो कम्युनल अवार्ड घोषित किया जाता है ब्रिटिश सरकार द्वारा, उससे संबंधित प्रश्नों को हम देख लेते हैं। तो पहला इसमें क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक निर्णय कब घोषित हुआ। सांप्रदायिक निर्णय जिसे कम्युनल अवार्ड कहा जाता है, तो ये घोषित होता है 16 अगस्त 1932 में। एग्जैक्ट डेट इसको याद रखिए, कभी भी पूछा जा सकता है, पेपर में इंपॉर्टेंट है कि कम्युनल अवार्ड की घोषणा कब होती है, तो होती है 16 अगस्त 1932। नेक्स्ट है कि सांप्रदायिक निर्णय किसने घोषित किया। तो इसके जो घोषित करने वाले व्यक्ति हैं वो उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं, उनका नाम है रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा दलितों के लिए अलग से जो निर्वाचन प्रणाली, पृथक निर्वाचन की व्यवस्था है, जिसे क्या कहा जा रहा है, सांप्रदायिक निर्णय। तो इसी सांप्रदायिक निर्णय को घोषणा करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सांप्रदायिक निर्णय का उद्देश्य क्या था। तो सांप्रदायिक निर्णय का जो उद्देश्य है वो है अलग अलग समुदायों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान करना। अलग अलग समुदाय, मुख्य रूप से इसमें दलितों को पहले से है, जैसे मुसलमानों के लिए 1909 में ही पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी जाती है। 1919 में दलित, ईसाइयों, सिखों के लिए इसको विस्तारित कर दिया जाता है। अब फिर क्या करते हैं कि 1932 में दलितों के लिए अलग से पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था का प्रावधान कर दिया जाता है। यही सांप्रदायिक निर्णय था। नेक्स्ट है कि किन समुदायों को सांप्रदायिक निर्णय में पृथक निर्वाचन मिला। तो सांप्रदायिक निर्णय में पृथक निर्वाचन मिला, मुस्लिम को 1909 में ही मिल चुका था, सिख और ईसाई को जो है 1919 के अधिनियम में मिला, और दलितों के लिए क्या है 1932 से सांप्रदायिक निर्णय में पृथक निर्वाचन प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट है कि सांप्रदायिक निर्णय से किसने असहमति जताई थी। तो सांप्रदायिक निर्णय की जब घोषणा होती है, इससे सबसे ज़्यादा रुष्ट हो जाते हैं हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। इन्होंने सांप्रदायिक निर्णय पर अपनी असहमति जताई और इसका विरोध किया। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने सांप्रदायिक निर्णय के विरोध में क्या कदम उठाया। तो जब सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा होती है, उसके विरोध में गांधी जी के द्वारा आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया जाता है। नेक्स्ट है कि गांधी जी ने सांप्रदायिक निर्णय का विरोध क्यों किया। तो गांधी जी के द्वारा सांप्रदायिक निर्णय का विरोध किए जाने का जो कारण है वो यह है कि क्योंकि इस सांप्रदायिक निर्णय से जो दलित वर्ग था वो हिंदू समाज से अलग करता था। तो दलितों को हिंदू समाज से अलग होने के कारण जो गांधी जी ने सांप्रदायिक निर्णय का विरोध किया था। नेक्स्ट है कि सांप्रदायिक निर्णय का समर्थन किसने किया। तो सांप्रदायिक निर्णय का जो सबसे बड़े समर्थक हैं वो थे BR अम्बेडकर। नेक्स्ट है कि सांप्रदायिक निर्णय के कारण किस समझौते की आवश्यकता पड़ी। तो जब सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा हो जाती है तो इसके बाद गांधी जी द्वारा आमरण अनशन होता है, और बाद में फिर आमरण अनशन के बाद गांधी और अम्बेडकर के मध्य एक समझौता हो जाता है जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आते हैं कि पूना पैक्ट कब हुआ। पूना पैक्ट मतलब पूना समझौता कब होता है। तो पूना समझौता होता है 24 सितंबर 1932 को। 24 सितंबर 1932 को पूना, और ये बोले तो सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा कब हुई थी, तो इसकी डेट हमने पढ़ी थी अभी 16 अगस्त 1932, और जबकि पूना जो समझौता है वो हो जाता है कब, 24 सितंबर 1932 को। नेक्स्ट है कि पूना समझौते पर हस्ताक्षर किसने किए। जब पूना समझौता होता है इस पर हस्ताक्षर किए जाते हैं महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के द्वारा। नेक्स्ट है कि पूना समझौता कहाँ हुआ था। पूना समझौता होता है यरबदा जेल पुणे में जो था, और जहाँ गांधी जी जेल में थे उस समय, तो यरबदा जेल में पूना समझौता होता है। नेक्स्ट है कि पूना समझौते का उद्देश्य क्या था। तो पूना समझौते का मुख्य उद्देश्य था कि दलितों के लिए जो पृथक निर्वाचक मंडल मिला है उसी को रोकना। नेक्स्ट है पूना समझौते के तहत दलितों को क्या मिला। तो जब पूना समझौता हो जाता है दलितों के लिए क्या है, पृथक निर्वाचन के बजाय उन्हें आरक्षित सीटों की घोषणा हो जाती है।
सामान्य निर्वाचन में आरक्षित सीटें प्राप्त होती हैं दलितों के लिए। पूना समझौतों में दलितों के लिए कितनी सीटें तय हुई? तो पूना समझौते में दलितों के लिए जो सीटें तय होती हैं वो होती हैं 148 सीटें। नेक्स्ट है कि जबकि उसमें जब पृथक निर्वाचन था तो उसमें लगभग 70 के आसपास उनको सीटें प्राप्त हुई थी, जबकि जब सामान्य आरक्षण प्रणाली के तहत सीटें घोषित की गई तो उनमें 148 सीटें प्राप्त होती हैं दलित वर्ग के लिए। नेक्स्ट है कि पूना समझौते के अनुसार दलितों का प्रतिनिधित्व कैसे होना था? तो पूना समझौता जब हो जाता है तो दलितों का जब प्रतिनिधित्व है संयुक्त निर्वाचन प्रणाली में। तो इसको एक लाइन में बता देते हैं, संयुक्त निर्वाचन प्रणाली और पृथक निर्वाचन क्या है? तो पृथक निर्वाचन में यह था कि अगर कहीं चुनाव होता है और वो पृथक निर्वाचन दलितों के लिए होता है तो वहाँ जो चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति होंगे तो वो भी दलित होंगे और जो वोट करने वाले व्यक्ति होंगे वो भी सिर्फ दलित ही वोट कर पाएंगे, जबकि अन्य वर्ग को उसमें वोट करने का अधिकार नहीं होगा। जबकि सामान्य निर्वाचन प्रणाली में क्या है कि चुनाव लड़ने का अधिकार तो सिर्फ जिसके लिए आरक्षित होंगी सीट उनको होगा, जबकि वोट क्या है सभी वर्ग के लोग करेंगे। यही संयुक्त निर्वाचन प्रणाली और पृथक निर्वाचन में अंतर था। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने पूना समझौते पर क्यों सहमति दी? तो पूना समझौते पर सहमति गांधी जी ने इसलिए दी कि हिंदू समाज की एकता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है डॉक्टर अंबेडकर ने पूना समझौते को क्यों स्वीकार किया? तो डॉक्टर अंबेडकर ने पूना समझौते को इसलिए स्वीकार किया क्योंकि दलितों के हितों की रक्षा के लिए वहाँ सामान्य आरक्षण प्रणाली लागू की गई थी। नेक्स्ट है, क्या पूना समझौता सांप्रदायिक निर्णय का विकल्प था? तो इसका जवाब हाँ होगा। क्या पूना समझौता सांप्रदायिक निर्णय का विकल्प था? तो इसका आंसर है हाँ। नेक्स्ट है कि पूना समझौते से किसे संतोष नहीं हुआ? तो जब पूना समझौता गांधी और अंबेडकर के मध्य हो जाता है तो अंबेडकर को दबाव में आकर समझौता तो करना पड़ता है, लेकिन वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, पूना समझौते के बाद दलितों को क्या अधिकार मिला? तो पूना समझौते के बाद दलितों को राजनीतिक आरक्षण प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट है कि गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस अधिनियम के संदर्भ में हुआ था? तो गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो है वो जो आने वाला 1935 भारत सरकार अधिनियम था उसी के परिप्रेक्ष्य में आयोजित किया गया था कि जो भी प्रावधान किए जाएंगे उनको फिर 1935 के अधिनियम में लागू किया जाएगा। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने गोलमेज सम्मेलन में किस नीति का समर्थन किया था? तो जब गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेने जाते हैं तो उन्होंने अखंड भारत का नीति का समर्थन किया। नेक्स्ट है, क्या सांप्रदायिक निर्णय भारत में विभाजन की नींव बना? तो कई इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि जो सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा थी 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा, वो भारत में विभाजन की क्या है एक नींव रखी गई। नेक्स्ट है, डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के लिए कौन सा अधिकार मांगा? तो डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की थी। क्या पूना समझौते ने गांधी अंबेडकर विवाद को समाप्त कर दिया? तो पूना समझौते ने गांधी और अंबेडकर के मध्य जो विवाद था उसे आंशिक रूप से समाप्त किया था। नेक्स्ट है, पूना समझौते का सामाजिक प्रभाव क्या था? तो पूना समझौते का सामाजिक प्रभाव यह निकला कि दलितों को मुख्य धारा में जोड़ा गया। नेक्स्ट है कि गोलमेज सम्मेलनों में रियासतों की भूमिका क्या रही? तो गोलमेज सम्मेलन में रियासतों की भूमिका वे संघीय व्यवस्था में अपनी स्थिति पर चर्चा कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिक निर्णय के विरोध में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया? तो जब सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा होती है तो गांधी जी के द्वारा अनशन आंदोलन प्रारंभ किया जाता है। पूना समझौता किन वर्गों के बीच समझौता था? तो पूना समझौता में दलित और सवर्ण हिंदू के मध्य समझौता हो जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतने ही प्रश्न थे। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब